बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। हम जिस कोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉइल, स्लज, सेडिमेंट्स एंड डस्ट। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि ये क्या है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल की स्टडी को हम पेडोस्फीयर कहते हैं। पेडोस्फीयर जो वर्ड है वो पेडोस से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सॉइल। और जो टर्म पेडोस्फीयर यूज होती है, ये जितनी भी ज़मीन की कवरिंग है, ज़मीन की कवरिंग जो खुश्की वाला एरिया है उसमें मिट्टी आ जाती है, रॉक्स आ जाते हैं, उस सारे को मिला के हम पेडोस्फीयर कह देते हैं। और पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी सॉइल साइंस है, साइंस ऑफ सॉइल है, जिसमें हम दो चीज़ें मेजर डिस्कस करते हैं। एक तो वो मेथड्स जिनके ज़रिए सॉइल का एनालिसिस किया जाएगा, और दूसरा सॉइल के अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं। तो पेडोस्फीयर ज़मीन की कवरिंग, पेडोस्फीयर आ गया। पेडोलॉजी साइंस ऑफ सॉइल, जिसमें हम मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ सॉइल करते हैं, और इसके अलावा सॉइल प्रोसेसेस को देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो सॉइल में हो रहे हैं। इसके बाद सॉइल देखते हैं कि सॉइल है क्या, किस चीज़ को सॉइल कहते हैं। तो सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में क्या कुछ आ जाएगा? क्ले, क्वार्ट्ज, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो मिनरल्स सारे के सारे सॉइल का हिस्सा है। इसके अलावा किस चीज़ का मिक्सचर है? वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनाते हैं? सॉइल बना देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल का हिस्सा कैसे? अगर प्लांट्स को देखेंगे या एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स हैं, वो ज़मीन के नीचे दब गए और वो ज़मीन का ही हिस्सा बन गया, डिकम्पोजिशन हुई है और वो ज़मीन का ही हिस्सा बन गए। तो इस तरीके से सॉइल क्या है? सॉइल एक मिक्सचर है किन किन चीज़ों का? मिनरल्स का, वाटर का, एयर का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब ये तो हो गया कि सॉइल किन किन चीज़ों का मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर बनता कैसे है, ये सॉइल बनती कैसे है? ये दो तरीकों से बनती है। उनमें से एक है वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक्स। वेदरिंग कहते हैं ब्रेक डाउन, टूटना, टूट फूट का शिकार होना। जो रॉक्स हैं, जब उनकी तोड़ फोड़ होती है तो सॉइल बनती है। अब ये जो तोड़ फोड़ हो रही है ये दो तरीकों से हो सकती है। मैकेनिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। मैकेनिकल का मतलब जो, जैसे हम किसी चीज़ को ज़रब लगा के तोड़ते हैं तो वो मैकेनिकल मेथड आ गया। केमिकल मेथड क्या है? किसी चीज़ के केमिकल रिएक्शन से किसी चीज़ को तोड़ा जाए तो वो हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग है रॉक्स की। तो वेदरिंग जो है, रॉक्स की जो तोड़ फोड़ है, वो दो तरीकों से हो सकती है, एक मैकेनिकल मेथड के जरिए और एक केमिकल मेथड के जरिए। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, वो है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन कैसे होती है? जो डेड लीव्स, वो वाले पत्ते जो दरख्तों से गिर जाते हैं, कुछ ऐसी शाखें जो दरख्तों से अलहदा हो गई हैं, कुछ झाड़ियाँ जो ख़त्म हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, अब ग्रो नहीं कर रही, कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि मर चुके हैं और ज़मीन की तह के नीचे दबते जा रहे हैं, इन सब की डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन का मतलब है कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के अंदर इनको तोड़ा जाता है, तोड़ के इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, वो कंपोनेंट्स ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। तो सॉइल की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है? सॉइल की फॉर्मेशन दो तरीके से हो रही है, वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक्स और डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये वाला जो है वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक्स जो है, ये सख्त हिस्सा बना रहा है।
ये इनऑर्गेनिक पार्ट बना रहा है, जबकि डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जमीन का ऑर्गेनिक हिस्सा बना रहा है, ऑर्गेनिक पार्ट बना रहा है। अब सॉइल जो है, सॉइल बायोस्फीयर का एक मेजर कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हमें नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे उनकी रेजिडेंशियल एरिया सॉइल ही है, वो सॉइल पर ही रहते हैं। क्यों सॉइल पर रहते हैं? क्योंकि सॉइल जो है डिफरेंट बायोस्फेरिकल कंपार्टमेंट्स के दरमियान एक सेंट्रल लिंक का काम करती है, एक सेंट्रल लिंक प्रोवाइड करती है जहां पे कम्युनिटीज आपस में इकट्ठी हो सकती हैं, जिसके जरिए इकट्ठी हो सकती हैं। अब जिस चीज के जरिए कम्युनिटीज आपस में एक लिंक डेवलप कर सकती हैं वो चीज है सॉइल। और सॉइल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ सॉइल का एक बड़ा अहम जो काम है वो ये है कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जितने भी प्लांट ग्रो करते हैं सॉइल पे, उन सब को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन से ही मिल रहे हैं। अब जब ज़मीन से मिल रहे हैं, वो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उन प्लांट्स को जानवर चर रहे हैं, जानवर खा रहे हैं और एक फूड चेन जो है वो चल रही है। अगर आपको पता है कि फूड चेन जो है वो स्टार्ट ही प्रोड्यूसर से होती है, और प्रोड्यूसर कौन से हैं? प्लांट्स हैं। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सॉइल प्रोवाइड कर रही है। अब अगर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ना प्रोवाइड किए जाएं तो ना ही प्लांट्स होंगे, ना ही एनिमल्स उनको खाएंगे, ना ही फूड चेन आगे बढ़ेगी, तो जिंदगी पॉसिबल ही नहीं हो सकेगी। तो सॉइल का एक बड़ा अहम रोल ये है कि वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और फूड चेन का पहला स्टेप जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि इसका सबसे अहम यूज क्या है कि ये जो क्रॉप्स, जो फसलें उगाते हैं हम, वो किस पे उगा रहे हैं? सॉइल पे ही उगा रहे हैं। इसके बिना किसी भी ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, ना ह्यूमन बीइंग का, ना किसी एनिमल का। क्योंकि जब फूड चेन ही नहीं चलेगी तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सबसे अहम हिस्सा है, अहम यूज है सॉइल का। अगर देखें तो जब से इंसान ने कल्टीवेशन स्टार्ट की है, जब से इंसान एग्रीकल्चर से जुड़ा है, उस वक्त से लेके अब तक कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया जिसमें एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस से डिनाई किया जा सकता हो। शुरू से लेके अब तक जितनी भी प्रोग्रेस हो गई है, जितनी भी तरक्की हो गई है, उन सब के बावजूद हमें एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस मालूम है। अगर हम एग्रीकल्चर को निकाल दें तो इट मीन्स हमने लाइफ को ही सेपरेट कर दिया इस दुनिया से। लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी इस दुनिया पे अगर एग्रीकल्चर ही नहीं है। इसका एक सबूत ये है कि अभी भी 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं पूरी दुनिया में। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग जो है वो 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं। और ये एग्रीकल्चर कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे ये एक्टिविटीज हो रही हैं? सारी की सारी ये सॉइल के अंदर हो रही है। तो ये सॉइल एक बड़ा अहम कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उसी से खुराक भी ले रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, फूड चेन चल रही है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चल रही हैं। ये सारी की सारी किससे चल रही हैं? सॉइल के जरिए ही चल रही हैं। अब अगर सॉइल की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सॉइल की क्लासिफिकेशन मिनरल पार्टिकल साइज के ऊपर की जाती है। मतलब जो पार्टिकल साइज है उसको देखते हुए हम सॉइल की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्ले, जिसका पार्टिकल साइज सबसे कम है, फिर उसके बाद आती है सिल्ट, फिर सैंड और फिर ग्रेवल। ग्रेवल कहते हैं बजरी को। अब इनमें देखेंगे सबसे स्मॉलर साइज क्ले का है पार्टिकल साइज, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सैंड और फिर ग्रेवल का। सिल्ट और सैंड की अगर कंपोजिशन को देखें तो हमें रॉक्स की कंपोजिशन मिलती है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सैंड क्लोजली रिफ्लेक्ट्स दैट ऑफ द पेरेंट रॉक।
तो ये चीजें जो है हमने अभी पढ़ा कि सॉइल किन प्रोसेस से बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स की डिकम्पोजिशन से, रॉक्स के टूटने से बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है। जब वेदरिंग ऑफ रॉक से बन रही है तो ऑब्वियसली उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उनमें उन रॉक्स की झलक जरूर आएगी। तो इसी वजह से सिल्ट और सैंड में हमें रॉक्स की जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी रिफ्लेक्शन मिलती है। इसके बाद बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की। हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया उसमें सॉइल की अहमियत को वाज़िया किया गया है कि सॉइल क्या है, बनती कैसे है, कहते किसे हैं और इसकी अहमियत क्या है। हमने पढ़ा है कि सॉइल मिक्सचर है मिनरल, वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये बनती कैसे है, ये वेदरिंग ऑफ रॉक से, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती है। इसके अलावा इसके यूजेस क्या है कि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल को फिजिकल सपोर्ट देती है, कम्युनिटीज के दरमियान एक लिंक डेवलप करती है, बायोस्फीयर का एक अहम कंपोनेंट है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं सॉइल को डिस्कस करते हुए, सॉइल की अहमियत को डिस्कस करते हुए। लेकिन सॉइल की पोल्यूशन भी एक अहम हमारे पास टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। और सॉइल की जो पोल्यूशन की वजह है वो फिर यहाँ पे आके ह्यूमन बीइंग ही है। ह्यूमन क्या कर रहे हैं, सॉइल को ओवर यूज करके उसकी फर्टिलिटी को खत्म कर रहे हैं। उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स की डिग्रेडेशन हो रही है। ऑर्गेनिक मैटर की डिग्रेडेशन से, जैसे लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में 4 to 6% है, लेकिन ये 4 to 6% चाहे थोड़ी ही है लेकिन होना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर को निकाल दें तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो जब एक सॉइल को रीगेन करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वक्तन फवक्तन आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। तो जब कम होते चले जाएंगे तो हम कहेंगे कि उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। तो सॉइल जो है वो, जितने भी ह्यूमन है वो सॉइल को यूज करके वर्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब करते जा रहे हैं। और इससे जो पोल्यूशन है वो किस फॉर्म में आ रही है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है उनकी डिग्रेडेशन हो रही है, वो कम हो रहे हैं। जितने ऑर्गेनिक मैटर की डिग्रेडेशन होगी उतनी ही सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। अब ये कब से स्टार्ट हुई है पोल्यूशन? ये उस वक्त से बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है जब से हमने इंडस्ट्री में तरक्की की है। जब से हमने इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगा दी है, उससे क्या हुआ है, सॉइल की जो केमिकल कंपोजिशन है उसी को चेंज कर दिया है। इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं वो केमिकल्स सॉइल को दिन ब दिन पोल्यूट करते जा रहे हैं। पोल्यूशन किस फॉर्म में कर रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को खत्म करके। जब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमने बात की कि केमिकल सब्सटेंस, केमिकल स्पीशी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये यहाँ पे भी सॉइल को तबाह करने वाली चीज क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है, जो कि कहाँ से निकल रहे हैं, वो एक्चुअल में इंडस्ट्री से निकल रहे हैं। इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स सबसे ज्यादा सॉइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर्स खत्म हो रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर खत्म होने से सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने से प्लांट की ग्रोथ, फसलों की ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो कम होती चली जा रही है। जितनी कम होगी उतनी फूड शॉर्टेज होगी, उतना कंपटीशन ज्यादा होगा और उतना ही सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जी, अब बात करते हैं मेजर सॉइल पोल्यूटेंट्स की। कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की। ऑर्गेनिक केमिकल्स में कौन से ऐसे केमिकल्स आते हैं जो सॉइल की पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं? उनमें सबसे पहले ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए ही यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, ये ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं
जो झाड़ियों को, इंसेक्ट्स को, फंगस को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये केमिकल्स ही सॉइल की पोल्यूशन का सबब भी बन रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट एंड वेस्ट वाटर्स, ये सारे के सारे सॉइल की पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। ऑयल पोल्यूशन फ्रॉम लीकिंग पाइपलाइंस, कोई भी पाइपलाइन है कहीं से लीक हो गई है, ऑयल ज़मीन में जज़ब होता चला जा रहा है, तो वो भी ज़मीन की पोल्यूशन का ही सबब बन रहा है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो ज़मीन को डिफरेंट वे में पोल्यूट कर रहे हैं। अब इनका इफेक्ट क्या हो रहा है? ऑब्वियसली जब ज़मीन पोल्यूट हो रही है तो ज़मीन से जो उसके ऊपर प्लांट ग्रो करवाए जाएंगे उनमें वो पोल्यूशन जाएगी और जिन जो एनिमल्स उन प्लांट्स को खाएंगे वो एनिमल्स सारे के सारे इफेक्ट होंगे। जब ज़मीन पोल्यूटेड ज़मीन के ऊपर प्लांट्स की ग्रोथ करवाई जा रही है तो वो उनका असर प्लांट्स के ऊपर होगा। अब प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स जो होंगे वो वही जो इफेक्टेड प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स जो है वही असर जो है उनमें आ गया। अब ये जो केमिकल्स थे जो पोल्यूशन का सबब बन रहे थे वो एक फूड चेन का हिस्सा बन गए हैं। अब ये पूरी फूड चेन में मूव करते रहेंगे। तो इस तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद देखते हैं हैवी मेटल्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो इन्वायरमेंटल एजेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क कर रही हैं उनके जिन पोल्यूटेंट्स जो उनकी हिट लिस्ट पे हैं उनमें एक सबसे अहम था हैवी मेटल। हैवी मेटल बहुत नुकसानदेह होती है, इस वजह से इसकी डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये आ कहाँ से रहे हैं? इनका फिर ताल्लुक इंडस्ट्री से होगा कि इंडस्ट्री से ही मोस्टली हैवी मेटल्स जो है वो निकल रही है। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, अर्बन ड्रेनेज, हाउस होल्ड वेस्ट, डेपोजिशन ऑफ एयरबोर्न पोल्यूशन। डेपोजिशन ऑफ एयरबोर्न पोल्यूशन का मतलब है कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसमें मोस्टली लेड होती है। वो लेड के जो स्मॉल पार्टिकल एयर में रह जाते हैं वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एनिमल के रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा बन गए। जब रेस्पिरेशन में आ गए तो वो बॉडी का हिस्सा बन गए। जब बॉडी का हिस्सा बन गया तो वो किसी ना किसी तरीके से फिर से दोबारा से फूड चेन में आ गए। तो मैनी मेटल पोल्यूटेंट्स आर हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जितना भी खुश्की पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, खासतौर पे ह्यूमन बीइंग्स, इनके लिए ये हैवी मेटल्स जो है वो बहुत खतरनाक है। इसके अलावा ये तो टेरेस्ट्रियल एरिया की बात हुई। अगर यही हैवी मेटल्स किसी तरीके से पानी में पहुंच जाए तो पानी में मौजूद जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो इनहेल करेंगे। वो इनहेल जब करेंगे तो उनको खाने वाले एनिमल्स वो वही उनमें जाएगा। फिर अगर कहीं पे ह्यूमन बीइंग उनको खा रहे हैं तो वो ह्यूमन बीइंग का भी हिस्सा बन जाएंगे। तो इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से ये अगर एक दफ़ा पोल्यूशन इन्वायरमेंट में आ गई तो वो फूड चेन का हिस्सा ज़रूर बन जाएगी और जब फूड चेन का हिस्सा बनेगी तो बहुत नुकसान करेगी। इसके अलावा है जी एसड्स। एसड्स भी कहाँ से निकल रहे हैं? ये भी इनकी ज़्यादातर मिकदार जो है वो इंडस्ट्री से निकल रही है। अब देखें, एसड डेपोजिशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ड्रेनेज फ्रॉम माइंस, तो माइनिंग जहाँ पे भी की जा रही है वहाँ से जो ड्रेन हो जाता है वो एसड। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाते हुए इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी निकल रहा है, लैंड डिस्पोजल साइट्स जहाँ पे वेस्ट मटेरियल को फेंका जाता है वहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये ज़्यादातर इनमें आप देखेंगे इनका ताल्लुक इंडस्ट्री के साथ होगा। तो इंडस्ट्री ही एसिड डेवलप कर रही है। अब इंडस्ट्री जो एसिड डेवलप कर रही है वो क्या करती है, जब वो सॉइल का हिस्सा बनती है, वो वेस्ट मटेरियल सॉइल का हिस्सा बनते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल की पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। जब पीएच चेंज होती है तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। पीएच चेंज होने का मतलब है हर प्लांट की एक अपने इन्वायरमेंट है जिसमें वो ग्रो करता है, उसमें एक फैक्टर पीएच भी है। तो वो पीएच अगर उसको प्रोवाइड की जाएगी देन वो ग्रो करेगा, अदरवाइज ग्रो नहीं करेगा। अगर पीएच चेंज हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। अल्टीमेटली फिर से दोबारा से किस पे असर पड़ रहा है, फूड चेन पे असर पड़ रहा है। अब हमें अपनी सॉइल को
गुड क्वालिटी की सॉइल रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सॉइल की क्वालिटी को अच्छा रखें। उसकी वजह क्या है कि हम अपनी फूड को टॉक्सिक होने से बचाने के लिए सॉइल की क्वालिटी को अच्छा रखना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हमारी फूड का हिस्सा बनेगी, वो हमारी खुराक का हिस्सा बनेगी और वो फूड चेन में थ्रू आउट चलती रहेगी। वो पोल्यूशन को रोकने के लिए, वो टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए हमें सॉइल की क्वालिटी जो है वो अच्छी रखनी है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है, अगर एक इंडस्ट्री में से कुछ वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं, वो ज़मीन के ऊपर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो वो ज़मीन में जज़ब होना शुरू हो जाएंगे और जज़ब होते होते अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे वो जाएंगे सीधा ग्राउंड वाटर में, अंडरग्राउंड वाटर में ख़ास तौर पे। तो वो वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पीने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, तो अंडरग्राउंड वाटर में जाके वो पीने वाले पानी का हिस्सा बन गए और अल्टीमेटली फिर ह्यूमन बीइंग के पास आ गए। या इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज डायरेक्टली जो वेस्ट मटेरियल है उनको डायरेक्टली नदी नालों में, दरियाओं में फेंक देते हैं। तो वो नदी नाले दरिया जो है वो एक्चुअल में पीने वाला पानी होता है, तो जब उनमें फेंक दिया गया तो फिर दोबारा से वो पीने वाले पानी का हिस्सा बन गए। तो इस वजह से हमें अपनी जो सॉइल है उसको क्लियर रखना बड़ा ज़रूरी है, उसको गुड क्वालिटी रखना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी फूड को टॉक्सिक होने से बचा सकें। जी, यहाँ तक सॉइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है कि सॉइल क्या है, सॉइल के मेजर पोल्यूटेंट्स क्या हैं, उनको हम किस तरीके से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, या गुड क्वालिटी सॉइल गेन करने के लिए हम क्या कुछ करना चाहिए या क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं स्लज की। स्लज क्या है? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्लज आर जनरेटेड इन म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। स्लज कहते हैं पानी और मिट्टी का मिक्सचर, जिसे हम आम जुबान में कीचड़ भी कह देते हैं। ये मोस्टली कहाँ पे बनता है? ये म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता है। और जितना भी पानी सीवरेज का पानी आता है उसमें ऑलमोस्ट 1 to 2% वेस्ट वाटर जो होता है वो वेट स्लज बनाता है। अब ये जो वेट स्लज है ये इसमें क्या कुछ होता है? द टोटल ड्राई सॉलिड कंटेंट ऑफ स्लज वेरीज बिटवीन 0.25 to 12%। तो इतने इसमें ड्राई सॉलिड कंटेंट्स हो सकते हैं। जितना भी स्लज बनता है उसमें सॉलिड कंटेंट्स 0.25% से लेके 12% तक हो सकते हैं। और इस पूरे स्लज की बात करें तो इसमें 60 to 70% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इस स्लज के अंदर। स्लज जो है अपने इसकी जो कंपोजिशन है उसको देखें तो ये हाईली पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल पैथोजेंस। पैथोजेंस कहते हैं ऐसी स्पीशीज को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो बीमारी पैदा करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें पैथोजेंस होते हैं स्लज के अंदर। इसके अलावा टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक हैवी मेटल्स होती हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए भी, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। ये ज़ाहिरी तौर पे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि स्लज का बहुत नुकसान है, लेकिन स्लज के नुकसान के साथ साथ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। और वो फ़ायदे क्या हैं? चूँकि हमने अभी पढ़ा है कि स्लज में 60 to 70% ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा उतनी फर्टिलिटी ज़मीन की बढ़ती जाएगी। तो इस सेवेज स्लज को हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए? फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं, ताकि जमीन की फर्टिलिटी को क्या किया जा सके? इनहांस किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। इसी तरीके से स्लज को हम यूटिलाइज करते हैं एग्रीकल्चरल सॉइल के ऊपर, ताकि ज़मीन की प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, ज़मीन में जो ऑर्गेनिक मैटर की डिग्रेडेशन हो गई है उसकी कमी को पूरा किया जा सके।
सॉइल स्लज जो है वो सॉइल कंडीशनर का काम करती है, यानी कि सॉइल को बेहतर बनाने का काम करती है। और ये किन जगहों पे यूज होती है? वेजिटेबल गार्डन्स में, लॉन्स में, गोल्फ कोर्सेज में और पार्क्स में। In the US, between 10 to 20% of sludge is composited and marketed for the commercial use. तो टोटल जितनी भी स्लज है उसमें से 10 से 20% को कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी नेक्स्ट बात करते हैं जी सेडिमेंट्स की। सेडिमेंट्स क्या है? सेडिमेंट्स वाटर बॉडीज में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। Sediments form in water bodies as a result of gravitational settling of suspended matter. वाटर बॉडीज के अंदर जितने भी सस्पेंडेड मैटर्स हैं वो सारे के सारे सेडिमेंट्स कहलाते हैं। वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता तहों में जमा होते चले जाते हैं, जिसके नतीजे में कुछ लेयर्स बन जाती हैं। उन लेयर्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। अब ये सेडिमेंट्स कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं? ये सेडिमेंट्स बन सकते हैं फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में भी। इनके स्मॉल पार्टिकल में रिमेन सस्पेंडेड। अगर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो वहां पे छोटे साइज के पार्टिकल सस्पेंड रह सकते हैं। स्टिल वाटर, जो पानी रुका हुआ है, वहां पे भी पार्टिकल जो है वो सस्पेंड होके सेडिमेंट्स बना सकते हैं। जब ये पार्टिकल सस्पेंड होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, तो ये क्या फॉर्मेशन कर देंगे? सेडिमेंट फॉर्मेशन कर देंगे। अब सेडिमेंट फॉर्मेशन और कहाँ पे बन सकती है? सेडिमेंट फॉर्मेशन हो सकती है समंदरों के किनारों पे, ऐसी जगहों पे जहां पे समंदरों का पानी खुश्की पे आता है और फिर वापस चला जाता है। वहां से जो पार्टिकल्स पानी के साथ जाते हैं वो सस्पेंशन उनकी हो जाती है। वो सस्पेंडेड पार्टिकल सेडिमेंट्स की वजह बनते हैं। The surface layer of an intertidal sediment has generally aerobic conditions, while lower layers are anaerobic due to the depletion of oxygen by microorganisms. तो अगर तो बाहर वाली लेयर्स होंगी पानी की जो कि पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जा रही हैं, तो वो एरोबिक कंडीशंस में सेडिमेंट्स की फॉर्मेशन होगी। अगर लोअर लेयर्स होंगी, नीचे वाली लेयर्स होंगी, तो वहां पे जो सेडिमेंटेशन होगी वो होगी एनएरोबिक कंडीशन में। नीचे वाली लेयर्स में एनएरोबिक कंडीशन में इस वजह से सेडिमेंटेशन होती है क्योंकि वहां पे मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देते हैं। जब ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है तो ऑक्सीजन के बगैर वहां पे फिर एनएरोबिक सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेडिमेंटेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। अगर इसका एनालिसिस करें तो हमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स का पता चल जाएगा कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स के मिलने से बने हुए हैं। इसके अलावा सेडिमेंट की जो कोर है कि किस जगह पे मौजूद है वो प्रोपोर्शनल है टाइम गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। जितनी नीचे सेडिमेंट की कोर मौजूद होगी उतना ज्यादा पहले ये सेडिमेंट की लेयर बनी हुई है, जितना ऊपर होगी उतना कम टाइम हुआ है इसे सेडिमेंट की लेयर को बने हुए। अब सेडिमेंट्स के अंदर क्या कुछ हो सकता है? ये सेडिमेंट्स जो सेटल डाउन होके पार्टिकल्स इकट्ठे होके एक जगह पे लेयर्स बना देते हैं, उनमें क्या कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं? उनमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस अक्यूमुलेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें अक्यूमुलेट हो सकते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी लो है और मॉलिक्यूलर वेट हाई है, तो वो भी इन सेडिमेंट्स में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, उनका हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सेडिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो है हैवी मेटल्स का जमा होना। अगर ये हैवी मेटल्स के जरिए कंटेमिनेटेड हो जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। तो अभी तक हमने सॉइल के बारे में, स्लज के बारे में और सेडिमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि ये क्या है। अब हम बात करते हैं डस्ट की कि डस्ट क्या है। एयर में मौजूद
कुछ विजिबल कुछ नॉन विजिबल पार्टिकल्स जो कि एयर में सस्पेंडेड है उसे हम डस्ट कह देते हैं। जिस तरह अभी हम पढ़ रहे थे कि वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल जो इकट्ठे होकर सेटल डाउन होकर सेडिमेंट्स बना रहे हैं, एयर में मौजूद जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको हम डस्ट कह देते हैं। अब डस्ट जो है इसका डायरेक्टली जो रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, वो अर्बन इन्वायरमेंट के साथ, और ख़ास तौर पे इसका जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन को होता है। ऐसे बच्चों को जो कि गलियों में, मैदानों में, पार्क्स में खेल रहे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब इसकी सोर्स क्या है? इसकी सोर्स भी एटमॉस्फेरिक एरिसोल पार्टिकल्स ही हैं। मतलब हवा में जो सस्पेंड हुए पार्टिकल्स हैं, और वो आते कहाँ से हैं, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? वो रोड ट्रैफिक से हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री से हो रहे हैं, वो मुख्तलिफ चलने वाली मशीनरी से हो रहे हैं। ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो एयर में ऐसे पार्टिकल्स को निकाल रही है जो कि एयर में सस्पेंड हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनहेल किए जाते हैं, और इनहेल किए जाने के साथ ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और इनका सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो बच्चों को होता है। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल अगर कोई लार्जर है 10 माइक्रोमीटर से, तो ये इतना साइज है कि ये ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के अंडर ये रैपिडली नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब एयर में कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनकी इनहेलेशन हो गई, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे अंदर चले गए। जब हमारे अंदर चले गए तो यकीनन वो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ की प्रॉब्लम करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा जो कंसर्न है हमारा वो लेड के साथ होता है। चूंकि लेड जो है वो जितनी भी ट्रैफिक चल रही है वो पेट्रोल को यूज कर रहे हैं मोस्टली। अब जो पेट्रोल को यूज कर रहे हैं तो उसमें जो एग्जॉस्ट निकल रहे हैं उसमें स्मॉल पार्टिकल्स वो लेड ऑक्साइड के या सिर्फ लेड के भी निकल रहे हैं। तो जो लेड ऑक्साइड या लेड के पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो सांस के जरिए अंदर जा रहे हैं और ये बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत ही टॉक्सिक है। तो सबसे ज्यादा जो खतरे की बात है कि अगर हमारे पास डस्ट में हैवी मेटल्स, खास तौर पे लेड के पार्टिकल्स आ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं।